तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे टेंस की। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, जो हमारी पहली क्लास में उसमें हमने डिस्कस किया कि टेंस का जो रियल मीनिंग है वो क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे टेंस के क्लासिफिकेशन को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर वाला। अब इनका जो सब डिविजन उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, उसके बाद आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनको इन 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया, ए बी सी डी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो जब हम डिटेल में चलेंगे तो हम इसमें बात करेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि देखिए, सिंपल का मतलब होता है साधारण, सामान्यतः, नॉर्मल, इन जनरल। अगर हम बात करें तो सिंपल का अर्थ हमारे यही निकल के आता है। तो इसका मतलब है कि साधारण रूप से, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि टेंस का मतलब हो गया आपके एक्शन और समय से। समझना आप बात को ध्यान से कि टेंस का मतलब हो गया एक्शन और समय से। लेकिन जो एक्शन सामान्य रूप से किया जाता है, साधारण रूप से, इन जनरल, रूटीन वे में जो काम किया जाता है, उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करेंगे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया आपका इन जनरल, सामान्य रूप से, साधारण रूप से, इन जनरल, नॉर्मली, हम जिन जिन जो एक्शंस करते हैं उनके लिए उनको हम कौन सी टेंस में डालेंगे? उनको हम डालेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। अब जब हम टेंस की बात करेंगे तो हम चलेंगे इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर को आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए, सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ से आपका सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में जब आप बात करेंगे सिंगुलर में, तो इसमें इनको हमने 3 पुरुष में डिवाइड किया है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाएगा आई, सेकंड पर्सन में आपका आ जाएगा यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट को हमने 2 में डिवाइड किया। पहला तो हो गया आपका सिंगुलर और दूसरा हो गया आपका प्लूरल। सिंगुलर की भी जब हम बात करें तो सिंगुलर में हम इस तरह से बात करें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब आप फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे सिंगुलर में, तो आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, दिस, नेम, ये जितने भी ये सारे सब के सारे आपके हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया आपका सिंगुलर में हमने बात करी है इसकी, किसकी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। अब आप आ जाइए प्लूरल में। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, इसका तो मतलब हो गया एक वचन। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी, लेकिन ठीक है, मैं आपको बीच में हिंदी में भी पढ़ाती हूँ इसको। ठीक है, और इसका प्लूरल का हो गया आपका बहुवचन। अब देखिए, जब आप सिंगुलर के बाद जब आप प्लूरल की बात करेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि जब हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल की जब हम बात करेंगे किसकी? फर्स्ट पर्सन प्लूरल की। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आपके जो आएंगे वो क्या आएगा? आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी। आई का क्या हो जाएगा? वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में आपका यू है, तो प्लूरल में भी आपका यू है। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आप किसी बच्चे से पूछिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने क्लास में जब बच्चों से पूछा कि बताओ यू का प्लूरल क्या होता है, तो बच्चों का जवाब निकल के आता, मैम यू का प्लूरल होता है योर, योर्स, यू आर। नहीं, यू इकलौता ऐसा है जिसका प्लूरल हो या सिंगुलर, दोनों हमेशा क्या रहते हैं? इसके सेम रहते हैं। जिसकी आप बात करते हो ना, योर, योर्स, इन सब की, वो तो प्रोनाउन मान लीजिए आप उसको। समझ रहे हैं बात को? तो यू का जो सिंगुलर और प्लूरल वो दोनों सेम ही रहता है और यू हमेशा यू ही कहलाता है। ठीक है, प्लूरल में भी और सिंगुलर में। और थर्ड में जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल में, तो ये जो ही, शी, इट, दिस, नेम, ये सब जो है इनका क्या हो जाएगा? दे। दे का मतलब होता है विल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ है यहाँ तक। एक बार फिर से डालिए इस पे नजर। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें जिसमें स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अगर आपका, सुनिए इस बात को समझिए, अगर आपका टेंस को लेकर आपकी स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ये पता है सब्जेक्ट के बाद किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब आता है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो ये मान के चलिए आपको इंग्लिश लिखने से
और अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी ये मानिए सेंटेंस फ्रेमिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे, सेंटेंस फ्रेम इसी से हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें। अच्छा, दूसरा ये, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की और सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना, तो इसको मैं रिपीट मोड पे लेती जाऊंगी, जिससे होगा ये कि आपको रटने की बजाय चीजें आपको समझ में आने लगेंगी और वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। देखिए ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, तो मैंने आपसे यहाँ कहा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ सब्जेक्ट की बात करी है, इसमें ध्यान से समझिए, मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए हम कैसे पढ़ेंगे, आपको रटना नहीं है ये सब, आपको स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए ये समझना है कि जब मैंने सब्जेक्ट की बात करी तो इसमें मैंने आपसे बात करी है प्लूरल की और सिंगुलर की। प्लूरल में हो या सिंगुलर में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों की बात करिए, सिंगुलर में और प्लूरल। अब जो आपका सेकंड स्ट्रक्चर का जो सेकंड फॉर्मेट में जो सेकंड आता है वो आता है आपका वर्ब, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वर्ब की बात करते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट यानी कि वर्ब। अच्छा देखिए, वर्ब का मतलब होता है आपका क्रिया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्शन। चलिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ना वर्ब को। देखिए, अगर जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी, वर्ब अपने आप में एक इसमें टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी तो इसको हम और ढंग से क्लियर करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ऊपरी सतह से बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वर्ब, वर्ब का मतलब हो गया आपका हिंदी में क्रिया, और इन जनरल वर्ब इज कॉल्ड योर एक्शन, ठीक है, एक्शन हो गया इसका। अब देखिए वर्ब की जब हम बात करेंगे तो वर्ब का भी दो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका मेन वर्ब और सेकंड होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। पहले होता है आपका मेन वर्ब और सेकंड आपका हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब में भी आ जाइए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, मेन वर्ब में वो जो आप पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि V1 V2 V3 यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो इसको भी आप इस तरह से देख लीजिए कि उसमें भी क्या होता है, एक तो इसमें होता है रेगुलर जब हम कन्वर्ट करेंगे ना इसको, और एक होता है आपका इरेगुलर, यानी जिनके साथ ईडी फॉर्म लगता है हमेशा, वो तो आपके रेगुलर हो गए। और ऐसे जो कि गो वेंट गोन होता है, या फिर सी सो सीन होता है, ये जो हो गए ये हो गए आपके इरेगुलर, ठीक है। उसी में आप देखिए ये वर्ब में मैंने कहा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब का भी डिवीजन हुआ। मैं आपको ये क्या कहना चाह रही हूँ, अच्छा कई बच्चे ये सोचेंगे बस इसीलिए तो हमें इंग्लिश कन्फ्यूजन लगती है, इंग्लिश में हमें कन्फ्यूज रहते हैं। नहीं, आप इसको थोड़ा पॉजिटिव लीजिए और इस बात को आप ऐसे समझिए कि इसीलिए इंग्लिश इतनी ईजी है कि इसमें धीरे धीरे इसका जैसे जैसे पार्टीशन होता है ना, वो एज इट इज का फिक्स रहता है। वो फिक्स है इसलिए तो अपने आप में स्टैटिक है, और वो स्टैटिक है कैसे, वो इसीलिए स्टैटिक है क्योंकि वो उसका फिक्स है। बस आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें याद नहीं करना है आपको, तो समझ नहीं है। एक बार अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो बाद में इसको कहाँ यूज़ करना है वो तो अपना फॉर्मेट वाइज चलता रहेगा, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इंग्लिश बहुत ईजी है। तो आप इसको ये न मान के चलिए कि अब देखो यार मेन वर्ब को भी इसमें डिवाइड कर दिया, कहीं ईडी लग रहा है, कहीं ऐसे बन रहा है, कहीं अपवाद दे रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में भी आप देखेंगे इसमें दो पार्ट है, एक होता है इसका प्राइमरी, एक होता है इसका सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से आपके बी वाले, यानी इज एम आर, जो बी का पार्ट है, बी जो है वो बी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, उसके जो है वो हो गया आपके बी वाले, तो क्या हो गया आपके प्राइमरी। और जो सेकेंडरी है वो कौन से हो गए आपके मॉडल्स, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताया है इसके बारे में, यहाँ मेरा मकसद आपको टेंस पढ़ाना है, फिलहाल वर्ब पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारा पीछे जो मेन टॉपिक उस पर। अब देखिए मैंने आपसे ये कहा कि जब हम वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की बात करें आप इसमें, ठीक है। मेन वर्ब की जब बात करेंगे तो मैंने इसमें आपसे कहा कि V1 और या फिर V5। अब आपको देखना है कि V1 का यूज तो कहाँ होता है और V5 का यूज कहाँ होता है। अच्छा, V5 तक इसका मतलब आपको ये भी क्लियर है कि V1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है और 5 भी होती है, लेकिन ये कौन सी होती है वो थोड़ी सी हम इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए मैंने कहा वर्ब की V1, तो वर्ब में आपका आ गया, एक तो आ गया आपका रेगुलर और एक आ गया आपका इरेगुलर, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा V1 का मतलब हो गया आपका, मैंने कहा प्ले, तो प्ले आपका क्या हो गया V1। फिर ईडी फॉर्म लगा प्लेड, तो हम बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट की बात हो चुकी है, हम बात करें यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वर्ब में आ जाइए, तो ईडी फॉर्म यानी कि पास्ट क्या हो गया इसका प्लेड हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड V3 कौन सी होगी आपकी PLAYED प्लेड होगी। फिर आ जाइए V4 में, V4 क्या आपका ING फॉर्म लगती है, यानी कि जब मेन वर्ब के साथ ING लगता है तो वो क्या हो जाती है आपकी V4 हो जाती है। उसके बाद आ जाइए
V5 का मतलब यहाँ से किससे है, प्लेस से। ठीक है, तो ये इसका हम कहाँ यूज करेंगे और इनका कहाँ करेंगे वो हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपको बता दिया, रेगुलर ये है, इरेगुलर आपका ये हो गया। इरेगुलर का मतलब हो गया जिनके साथ जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ठीक है, वही मैं कह दूं आपसे सी, तो, सीन, सीइंग और सीज, ये आपका क्या हो गया, ये इरेगुलर है, कभी कभी जो देखने को मिलता है ना आपको वो वाला। ठीक है, उस तरह से। तो ये हमने क्रिया की बात कर ली यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें किसकी, मेन अभी आ गया आपका। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 की बात होगी। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट पे आ जाइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप टेंस को है ना टेक्निकली पढ़िए। इसको ये समझिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान वालों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको एज ए मैथ्स पढ़िए कि आपको तो इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे फिट करना है। इसको रटना नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे आप बोर्ड मास होता है ना, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, वैसे ही आप इसको इस तरह से आप समझ करके चलिए इसको कि ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर दिया है। इस स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हुए हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, या फिर किस तरह से हम इसको तोड़ करेंगे, इन चीज़ों को रटने की बजाय हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसी तरह से फिर हमको इससे क्या करेंगे, हम सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, देखिए मैं कहूँ यहाँ आ जाइए। अच्छा, अब सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, ही, शी, इट, दिस, नेम, आई, यू, वी हो गया आपका। जो V1 V5 जो है वो आपको समझ में आ गया, गो, वेंट, गोन कर लो, या फिर प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज हो गया। ठीक है, अब आ जाइए ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस जिससे शुरू होता है उसको तो हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जब आपका एक सेंटेंस शुरू होता है तो वो किसी भी शब्द से शुरू हो रहा है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। लेकिन वो जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं एक्शन। अब मैंने आपसे कहा था पहले वाली क्लास में कि वो जो सब्जेक्ट है वो जो कार्य कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जितने भी सवाल हैं, इन सवालों के जो जवाब है वो आपके कहाँ छुपे होते हैं, वो आपके हमेशा छुपे होंगे आपके ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, हिंदी में मेरे हिसाब से इसको कर्म ही बोलते हैं ना, हिंदी में इसका कर्म हो गया। तो इट मीन्स आंसर सॉरी मेरे गले की टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, आंसर्स ऑफ ऑल WH वर्ड, कब, कहाँ, कैसे, क्यों का जवाब ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ ये चीज़, कि जब सब्जेक्ट के बारे में पता चले कि यार सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, कहाँ पढ़ा रहा है, जयपुर में, कब से पढ़ा रहा है, 10 साल से, 2012 से, इस तरह से है ना, क्यों पढ़ा रहा है, ठीक है, किसको पढ़ा रहा है, ये जितने भी सवाल हैं इन सारों के जो जवाब है वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, उम्मीद करती हूँ, है ना। तो ये आ गया। अब जैसे आइए अब हम इसको स्ट्रक्चर वाइज इसको लेकर के चलते हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, आई के साथ क्या लगेगा, V1, तो क्या हो गया, आई गो। अरे आई तो गो, लेकिन कहाँ, आई गो टू टेम्पल, यानी कि वर्ब के बाद जो भी अलाइन आती है, चाहे वो टू है, चाहे वो प्रीपोजिशन है, कुछ भी है, आर्टिकल है, जो भी है, उसके बाद से लेकर एंड तक आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर मैं कहती हूँ कि राम भगवान पे, श्री राम पे अगर हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखनी शुरू करी, राम इज, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो राम तो आपके क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हो गया आपका हेल्पिंग। उसके बाद जितना भी लाइन आती है, चाहे आप पूरा एक पेज लिख दो, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर उसमें ये है कि उसके अंदर आपके प्रोनाउन आते जाएंगे, प्रीपोजिशंस आ जाएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, डिटर्मिनेंट्स आएंगे, वो सब आते रहेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मैंने कहा आई गो टू टेम्पल, तो ये जो आई है ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, गो हो गया आपका यहाँ पे क्रिया यानी कि वर्ब, और टू टेम्पल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए यू यहाँ पे आपका क्या हो गया, यू तो हो गया आपका सब्जेक्ट। लुक क्या हो गया आपका V1, और ब्यूटीफुल इन रेड क्या हो गया, यू लुक ब्यूटीफुल इन रेड, तुम लाल में खूबसूरत लगती हो या लगते हो, लाल शर्ट में या लाल ड्रेस में। ठीक है, तो ये जो हो गया बाकी का आपका, ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। वही मैं कहूँ, अच्छा सेकंड पर्सन के साथ आ गया। अब आ जाइए जो ही है, ये अपने आप पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं V5 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अगर यहाँ पे डू होता है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, डज, ही डज पेंटिंग, ही डज पेंटिंग, वह पेंटिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज ए मेन वर्ब आ गया, क्या आ गया आपका, एज ए मेन वर्ब आ गया। फिर मैंने कहा वी डू वर्शिप टुगेदर, हम साथ में पूजा करते हैं,
तो वी आपका क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, डू आपका यहाँ पे क्या हो गया मेन वर्ब, ठीक है, वर्शिप टुगेदर इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब हमारा जो मेन बात ये है कि ये तो हमने बात कर ली कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की भी बात होगी। अब मेन बात ये आती है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो रोल होता है टेंस का या किसी का भी, वो इसी से रिलेटेड होता है कि आप उनका यूज आप कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो वो ध्यान में रखने योग्य है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं कह रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, उसके प्रयोग में मैं आपसे ये कह रही हूँ कि डेली रूटीन के जितने भी काम हो उसमें क्या करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अच्छा, डेली रूटीन का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे क्लास 6 में, 6 से लेके अब तक सबसे पहले जो रूटीन लिखवाया जाता था वो किस पे, सॉरी एसे राइटिंग, जो सबसे पहले एसे राइटिंग लिखवाया जाता था वो हमें डेली रूटीन पे लिखवाया जाता था, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई वेंट टू द टेम्पल, देन आई वेंट टू द स्कूल, देन आई केम बैक। ये नहीं, अगर आपकी डेली रूटीन की बात करें तो वो पूरी की पूरी जो आपकी डेली रूटीन है, यानी कि जो पूरा का पूरा ऐसे लिखा जाएगा डेली रूटीन पे, वो आपका सारा का सारा एज इट इज किस में आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसमें बाकी किसी टेंस किसी और टेंस के मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का कोई लेना देना नहीं, यही फैक्ट है। उसके साथ देन आफ्टर और आफ्टर इट का हम यूज करते रहेंगे, लेकिन जितने भी आपके डेली वाले जो रूटीन के जो वर्क है उनको जब आप लिखेंगे ऐसे राइटिंग में तो आप उसमें पाएंगे कि वो हमेशा किस में लिखे जाए, आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। सॉरी, अब देखिए, अच्छा डेली रूटीन वर्क क्या हो गया। अच्छा, कई लोग क्या करेंगे, उनके लिए डेली रूटीन का मतलब होता है कि रोजमर्रा में वो जो काम करते हैं, नहीं, आप इसको ऐसे लीजिए, अगर कोई ऐसा काम है जो मैं वीकेंड पे कर रही हूँ लेकिन मैं हर वीकेंड पे करती हूँ, सपोज कोई वीकेंड सेलिब्रेट करता है या वीकेंड पे कोई मूवीज देखने जाता है, कोई पार्टी करता है, तो वो हर वीकेंड पे कर रहा है, तो उसका हर वीकेंड पे करना अपने आप में क्या कहलाएगा, वो डेली रूटीन ही कराएगा उसकी। तो वो भी जब इसके बारे में बात करेगा या अगर वो उसके बारे में लिख रहा है और वहाँ अगर उसने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है तो आप आंख बंद करके आप समझ जाइए कि ये उसके रूटीन का काम है। दूसरा, मैं ये कहती हूँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो आप हर साल करते हैं, एवरी वीक करते हैं, एवरी सीजन करते हैं आप वो काम, या हर 2 साल में एक बार आप करते ही करते हैं, तो मान करके चलिए कि वो भी आपका डेली रूटीन में आएगा और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहलाएगा। कई उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर का लगा देंगे या और टेंस का यूज में लेंगे, मैक्सिमम तो फ्यूचर का ही लगाते हैं उसको, ठीक है, कि नहीं यार वो तो हम ऐसे करते हैं, अगले साल करेंगे, हम करते इस तरह से, तो वो वैसे नहीं आएगा, वो आपका डेली रूटीन में ही आएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं कहूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मेरा ये जो सुबह उठना है, जल्दी उठना है, वो मेरी डेली रूटीन होगी, वो तो मैं डेली, भाई डेली आदमी सोता है तो जागता भी, ठीक है। तो ये हमने किस में किया, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, गेटअप क्या हो गया आपका मेन वर्ब यानी कि V1, और ये अर्ली से लेके 2 बार लिख दिया मैंने ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका डेली रूटीन हो गया। फिर मैंने कहा माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी जो माता श्री है वो रोजाना मंदिर जाती है, तो मेरी माता श्री का रोजाना मंदिर जाना क्या है, उनकी डेली रूटीन है। उसी तरह मैं कहूँ वी गो फॉर वेकेशन एवरी ईयर, हम हर साल वेकेशन पे जाते हैं, समझ बात को, यानी कि हर साल हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो हर साल जो आप ये काम करो वो भी आपका किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इसको इसी तरह से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था आपका क्या डेली रूटीन वाला। अब सेकंड पॉइंट ये कि आपके जितने भी इटरनल ट्रूथ है, यानी कि व्हाट इज दैट, सर्वकालिक घटनाओं के लिए इटरनल ट्रूथ, ठीक है, सर्वकालिक जो घटनाएं होती है उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके, सार्वभौमिक सत्य है। देखिए, तो मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स जो होते हैं वो तो फ्लाई करते हैं, तैरते थोड़ी, ठीक है। तो बर्ड्स कल भी फ्लाई करते थे, आज भी करते हैं, और हम नहीं रहेंगे तब भी बर्ड्स अगर रहते तो वो तो तब भी फ्लाई करते। तो ये कुछ इस तरह के जो काम होते हैं, जो होते थे, होते हैं और होते रहेंगे, जिनको कोई रोक ही नहीं सकता, जो नेचुरल इन नेचर है, विच आर नेचुरल इन नेचर, वो हमेशा किस में आएंगे, आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन साथ में यूनिवर्सल होने चाहिए ना। दूसरा मैंने कहा सन, सन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, राइजेस क्या हो गया आपका सन, जैसा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ किसका यूज किया है, V5 का यूज किया, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो V5 सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि पहले भी जो सूर्य भगवान है वो पूर्व दिशा में निकलते थे, आज कलयुग में भी निकल रहे, आगे वो पूर्व दिशा में ही निकलेंगे, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ।
तो ये किस में आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। फिर कहा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो किसके चारों चक्कर लगाती है, सन के चारों चक्कर लगाती है, तो वो भी अपने आप में क्या हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज वो भी आपका इटरनल ट्रूथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए सेकंड पॉइंट, थर्ड में हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो भी आपकी किस में आएंगी, वो भी आपकी आएंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा अब देखिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस तो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, उसके अंदर जितना भी स्टफ लिखा हुआ होगा वो सारा आपका मिला जुला कर जिस टेंस में होना चाहिए उस टेंस में वो हो सकता है। कैसे, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि कल मोदी जी आए थे, हिंदी में कहे कि यार कल मोदी जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे राजस्थान का भ्रमण किया था। यही अगर हम आपसे बात करें इंग्लिश में हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, मोदी विजिट्स या फिर पीएम विजिट्स जयपुर यस्टरडे। अब आप मुझे ये बताइए कि जब अगर आपने उस तरह से पढ़ा है इंग्लिश, मैं हर बार इस बात पे जोर देती हूँ और मैं आपसे ये कहती हूँ कि जिस तरह से आपने पढ़ा है ना, रहा रहे रही था आते थी, यस्टरडे अड्डे आ जाए तो ये करना, गा गेगी आ जाए तो फ्यूचर समझना, यस्टरडे और इस तरह के यानी लास्ट डेट वगैरह कुछ भी दियो तो उसे आप पास समझना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। एक्चुअल में हमें उसको नहीं समझना है, हमें तो इंग्लिश में टेंस को समझना है कि उसकी कंडीशन क्या है। तो उसकी कंडीशन ये है कि अगर जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है और उसमें अगर मोदी जी ने कल अगर विजिट किया था और वो आज अगर वो न्यूज़पेपर में छप रही है और तो वहाँ पे अगर यस्टरडे आता है तो V1 ही आएगा वहाँ पे आपका। आप इसे ये नहीं कह सकते मोदी विजिटेड जयपुर या राजस्थान यस्टरडे, गलत, मोदी विजिट्स जयपुर या राजस्थान यस्टरडे, ये करेक्ट सेंटेंस है, समझ रहे बात को। तो ऐसे इसलिए ये इजी है। अब आपको लगे कि यार इसलिए तो ये टफ लगती है ना, ये इसीलिए इजी है, बस आपको एक बार इसको ध्यान से थोड़ा सा इत्मीनान से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसमें अब देखिए न्यूज हेडलाइन आई है आपकी, जो पहली हेडलाइन वो कहती है थीफ एस्केप्स। अब थीफ के साथ यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये भाग निकले, ठीक है, भाग गए, तो ये जो एस्केप्स है थीफ एस्केप्स, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट। फिर कहा पीस टॉक्स फेल्स, शांति वार्ता जो थी वो क्या हो गई, वो फेल हो गई। शांति वार्ता के लिए जो भी मिनिस्टर्स वगैरह मिले थे या फिर जो भी बड़े लोग मिले थे शांति वार्ता करने के लिए, वो शांति वार्ता क्या हो गया आपकी फेल होगी। तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन इसलिए क्या है, पीस टॉक्स फेल्स। क्रिकेट मैच ड्रॉज, बारिश होने की वजह से क्रिकेट का जो मैच है वो क्या हो गया, वो ड्रॉ हो गया। कब हुआ, अभी तो हुआ नहीं होगा आंखों के सामने, न्यूज़पेपर में छपा मतलब पहले की घटना है, एक दिन पहले की तो होगी, ये तो सेल्फ कंसिडर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह आती है वो आपकी हमेशा किस में आएंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ, रेडियो कमेंट्री, यानी जितनी भी रेडियो पे कमेंट्रीज आती हैं वो सारी की सारी आपकी किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। इसको आप मना नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। द रीजन इज, देखिए इसमें क्या होता है कि राजू पासेस द बॉल टू संजू, संजू पासेस इट टू सोनू, हु हैज इट पासेस द गोलकीपर एंड स्कोर्स। ये पूरी की पूरी उसने एक पूरी लाइन बता रहा है, वो पूरा क्रिकेट 2-3 घंटे का चलेगा तो उसमें भी ये होगा कि जो पूरे 2-3 घंटे का चलता है तो उसमें जितनी भी कमेंट्रीज आती है वो सारी किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। ठीक है, ये कमेंट्री सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ है ना V1 का यूज किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये क्या है आपकी रेडियो कमेंट्री। ठीक है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट, व्हेनेवर एवं व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। व्हेनेवर यानी जब कभी, व्हेन यानी जब भी, जब कभी या जब भी, इसको लेकिन आप है ना हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से मत समझिए, आप तो इसको इतना ही समझिए कि व्हेन या व्हेनेवर के साथ जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैसे, देखिए व्हेनेवर इट रेन्स, व्हेनेवर इट क्या हो गया यहाँ पे आपका, इट यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन है, मैंने कहा था ही शी इट दिस नेम, तो ये हो गया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, V5 का। तो देखिए व्हेनेवर इट रेन्स, रेन्स अपने में आप में क्या है, व्हेनेवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, यहाँ क्या आ गया कॉमा, व्हेनेवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, यानी जब भी बारिश होती है छत टपकती है, लीक होता है उसका। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं द रूफ है ना, तो द रूफ अपने आप में क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी किसी का भी नाम, तो अगर ये किसी का भी नाम है तो लीक का क्या हो जाएगा यहाँ पे,
लीक्स हो जाएगा, यानी V5 हो जाएगा। क्लियर है? ये भी अपने आप में एक और क्या है, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट, और लीक्स अपने आप में क्या है, ये V5 है, ये लीजिए। लेकिन यहाँ प्रयोग किसका किया गया है, वेनेवर का। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया वेनेवर का। अब हम बात करते हैं व्हेन यू ओपन द विंडो एंड लाइट गोज ऑन। जब भी व्हेन यू ओपन द विंडो, जब तुम खिड़की खोलती हो तो उससे लाइट आती है या फिर लाइट जलती है, इस तरह से समझे आप इसको। ठीक है, तो वैन के साथ का वेनेवर, और वैन के साथ हमेशा क्या आएगा, देखिए वेनेवर आया तो इट आया। अब वैन के बाद क्या आया, यू अपने आप में क्या है आपका सब्जेक्ट। यू ओपन होना क्या हो गया यहाँ पे, V1 हो गया। व्हेन यू ओपन, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है। व्हेन यू ओपन द विंडो, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। व्हेन यू ओपन यानी जब तुम खोलते, लेकिन क्या, खिड़की, तो इसका जवाब है ए लाइट गोज ऑन। जैसे ही खिड़की खोलते वैसे क्या आती, रोशनी आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे ए लाइट क्या है, सब्जेक्ट, और गोज यहाँ पे क्या हो गया आपका V5, और ऑन क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और अगर वैसे हम देखें तो ऑन अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जो इंग्लिश है उसका ये सबसे खास बात ये कि आपको सिर्फ ये देखना है, इसमें स्टैटिक पोर्शन कह सकते हो आप इसे। स्टैटिक इसलिए, एक तो सिलेबस एज इट इज इसका रहता है, दूसरा स्टैटिक इसलिए कि चीज़ें इसकी वैसी है, बस उनका यूज़ बदल जाता है, परिस्थिति के अनुसार उनका यूज़ बदल जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझने की जरूरत है बस एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए वैन शी कम्स, वैन शी यहाँ पे क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि आपका सब्जेक्ट है। वैन शी कम्स यहाँ पे क्या हो गया V5। वैन शी कम्स हियर शी ब्रिंग्स फ्रूट्स, शी फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ब्रिंग्स क्या हो गया आपका V5, फ्रूट्स क्या हो गया यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको ऐसे जैसे पहले के ज़माने होता था ना, बुआ मासी ये लोग जब भी आती तो क्या लाती थी, जब भी वो आती थी वो फ्रूट्स लाती थी, फल मिठाई कुछ भी, यार आइए तो कुछ तो लाई होगी ना, उस तरह से। तो वो जब भी वो आती है वो क्या लेके आती है, वो हमेशा फ्रूट से लेकर आती है। ठीक है, अब देखिए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए मैंने आपसे ये कहा था, जब मैं आपको इसकी बेसिक्स बता रही थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस जनरली, फ्यूचर टेंस में जैसा कि जो एक्शंस हैं वो क्या नहीं होते आपके, फिक्स नहीं होते, लेकिन टाइम वहाँ पे फिक्स होता है। इसी वजह से कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस और परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें हम बात तो करेंगे फ्यूचर की, लेकिन हम यूज में किसको लेंगे, हम वहाँ यूज में लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। उसी में से एक है आपका कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो प्लान्ड हो चुका है, टिकट्स बुक हो चुकी हैं, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, इन सब के लिए किसका प्रयोग, रिटायरमेंट की डेट फिक्स हो गई है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जबकि ये घटनाएं कब घटनी है, भविष्य में, लेकिन जैसा कि ये पूरी तरह से प्लान्ड हो चुका है, इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए किया जाता है, जैसे आर कॉलेज, हमारा कॉलेज ओपन्स V5, कॉलेज यहाँ पे आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब ये जो था आर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारा जो कॉलेज है वो कब खुलता है, हमेशा आपका जुलाई में ही खुलता है, यानी ये तो प्लान्ड है, ये फ्यूचर एक्शन है, लेकिन ये आएगा किसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा ही रीचेस हियर टुमारो, ही रीचेस हियर टुमारो, इसका मतलब ये कि टिकट बुक हो गई है या वो वहां से निकल चुका है, इसीलिए वो कल यहाँ पे पहुंच रहा है, तो हम इसको किस में डालेंगे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया आपका देखिए सब्जेक्ट प्लस ये हो गया आपका V5 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको स्ट्रक्चर तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर याद रहे, पर आप इसको इस तरह से समझिए कि ये नियर प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाला गया। गेटिंग माय पॉइंट, ये नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, इसलिए इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अब देखिए ये तो हो गया आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में आती है।
अब हम एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगी, आपको क्वेश्चन का नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने जो पढ़ा वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे।